28 दिसंबर 1895 के दिन जब पेरिस के ग्रैंड कैफे में लोगों ने लुइस और ऑगस्टे ल्यूमियर की द अराइवल ऑफ ट्रेन को देखा, तब वो पहली बार दर्शक बने उस चीज़ का जिसे आज आप सिनेमा के नाम से जानते हैं। इस 50 सेकंड की शॉर्ट फिल्म को इन दोनों भाइयों ने बनाया था अपने ही आविष्कार किए हुए एक सिनेमेटोग्राफ से। सिनेमेटोग्राफ एक ऐसी फिल्म मशीन जो तस्वीरों को खींचकर उसे चलचित्र में तब्दील करती थी। बिल्कुल यही काम कर सकती थी एक किनेमेटोग्राफ भी, जो इससे पहले आई हुई फिल्म मशीन थी या फिल्म टेक्नोलॉजी थी जो तस्वीरों को खींचकर उसे प्रोसेस कर फिल्म बना सकती थी। पर इस किनेमेटोग्राफ में एक प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व किया ल्यूमियर ब्रदर्स ने अपने सिनेमेटोग्राफ से। वो था फिल्म प्रोडक्शन। मतलब ये कि ये फिल्म बना तो सकती थी पर मास ऑडियंस को दिखा नहीं सकती थी। साथ ही साथ इसका वेट भी बहुत ज़्यादा था। किनेमेटोग्राफ करीब 460 किलोग्राम का था और सिनेमेटोग्राफ 9 किलोग्राम का, जिस वजह से वो हाईली पोर्टेबल भी था। बेशक अब ल्यूमियर ब्रदर्स ने अपने आविष्कार की मदद से सिनेमा की शुरुआत तो कर दी थी, पर उनके मन में ये डर भी ज़रूर था कि ये तकनीकी आविष्कार कितने दिनों तक मार्केट में नया रहेगा। अभी तो ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहा है, पर आने वाले समय में मार्केट राइवल्स इसको अपना ही लेंगे। तब उन्होंने ये तय किया कि इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे और अपने इन्हीं सिनेमेटोग्राफ्स को दे दिया अपने अलग अलग एजेंट्स की टीम को और उन्हें भेज दिया दुनिया के अलग अलग कोनों में, जहाँ जाकर उनको 2 काम दिए गए। पहला, उन्हें इस सिनेमेटोग्राफ से बनाई हुई ल्यूमियर कंपनी की सभी फिल्मों को लोगों को दिखाना है। दूसरा, उन्हें इसी सिनेमेटोग्राफ से उन लोगों की ज़िंदगी पर नई फिल्में बनानी भी है ल्यूमियर कैटलॉग के लिए। साल था 1896, दिन 7 जुलाई और जगह थी बॉम्बे का वॉटसन होटल। ल्यूमियर कैमरामैन लुइस एस्टियर लोगों को दिखाते हैं द अराइवल ऑफ ट्रेन और उस जैसी कई फिल्में, और हिंदुस्तान की जनता हो जाती है सिनेमा से रूबरू। साल 1896 में ही ल्यूमियर कंपनी ने सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया और लंदन के अंदर अपनी फिल्म स्क्रीनिंग्स करी थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान की जनता का सिनेमा के साथ इंट्रोडक्शन उसी समय पर हुआ था जबकि बाकी देशों का हो रहा था, और इन फिल्मों को देखने के बाद इंडियन ऑडियंस का वही रिएक्शन था जो बाकी कंट्रीज के लोगों का था। वे सभी पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध थे कि कैसे महज 1-2 मिनट के अंतराल में 700-800 तस्वीरों को स्क्रीन पर उतार कर जिंदगी को इतनी खूबसूरती के साथ दोबारा बनाया जाता है। ऐसे ही एक कौतूहल में फंस गए एक मराठी फोटोग्राफर और फोटो स्टूडियो के मालिक हरीश चंद्र साखाराम भटवेडकर, जिन्हें हम आज सावे दादा के नाम से जानते हैं, जो कि शायद कुछ पहले भारतीयों में से एक थे जिन्होंने ल्यूमियर कंपनी द्वारा बनाई हुई फिल्मों को देखा था। अब क्योंकि सावे दादा खुद भी एक फोटोग्राफर थे और फोटोग्राफी के बिजनेस में ही थे, तो अपनी इस कौतूहल का समाधान करने के लिए उन्होंने बिना किसी देर के लंदन से ऑर्डर कर दिया एक फिल्म कैमरा, जो कि उस वक्त करीब 21 पाउंड्स का था। इसी साल 14 जुलाई को फिल्म स्क्रीनिंग्स को ले आया गया बॉम्बे के नोवेल्टी थिएटर में, जहाँ पहले 3 दिनों का शो डिक्लेयर किया गया था। पर लोगों की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी को देखते हुए उस शो को 27 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया। वजह इस बात की कि ये मॉनसून सीजन था, लोगों की भीड़ इन फिल्मों को देखने जाती रही। पर साल 1897 में ल्यूमियर कंपनी का वो डर सच हुआ जब इंग्लैंड से एंडरसन स्कोपोग्राफ, इटली से कॉर्नेग्लिया और कॉलेरेलो और फ्रांस से पाते फेयर जैसी फिल्म कंपनीज आ जाते हैं भारत अपनी इंपोर्टेड फिल्म्स और फिल्म इक्विपमेंट्स को लेकर। यहाँ आकर वो अपनी फिल्म स्क्रीनिंग्स थिएटर्स और क्लब्स में किया करते थे और साथ ही साथ इंडिया के नेचुरल सीन्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स के ऊपर अपनी फिल्मों को बनाया करते थे, जैसा कि एंडरसन स्कोपोग्राफ बनाते हैं ट्रेन अराइविंग एट द चर्च गेट स्टेशन और पूना रेसेस। वॉरविक ट्रेडिंग कंपनी कमीशन करती है पैनोरमा ऑफ कैलकाटा न्यूज़ रील, और कॉलेरेलो और कॉर्नेग्लिया अपनी फिल्म को बॉम्बे के आज़ाद मैदान में दिखाना शुरू करते हैं, जो कि शायद इंडिया की पहली ओपन एयर फिल्म एग्जीबिशन थी। इसी समय साल 1897 में मद्रास में मिस्टर एडवर्ड ने विक्टोरिया पब्लिक हॉल में फिल्म स्क्रीनिंग कर साउथ इंडिया में सिनेमा की शुरुआत की। ये सभी फिल्में जो विदेशी फिल्मकार दिखाया करते थे, इनकी रील लेंथ 50-60 फीट से लेकर 280 फीट तक हुआ करती थी। साल 1898 तक शायद सावे दादा के पास उनका सिनेमेटोग्राफ आ चुका था और वो उसको लेकर पहुंच गए बॉम्बे के हैंगिंग गार्डन्स, जहाँ पर हो रही थी कुश्ती, यानी कि एक रेसलिंग मैच। सावे दादा को बिल्कुल परफेक्ट जगह लगी अपनी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी फिल्में इंडिया पे बनती थी उन सब में सेम तरीके के एक्शंस होते थे, पर अभी तक किसी ने स्पोर्ट, वो भी इंडियन स्पोर्ट जैसे कि कुश्ती, पर फिल्म नहीं बनाई थी। बस सावे दादा ने इस पूरे रेसलिंग मैच को रिकॉर्ड किया और उस रील को प्रोसेस होने के लिए भेज दिया इंग्लैंड। तब तक उनकी ये फिल्म प्रोसेस होने इंग्लैंड गई हुई थी,
तब तक उन्होंने कुछ और फिल्म इक्विपमेंट्स खरीदे और बाकी फॉरेन कंपनीज की तरह चालू कर दिया फिल्म एग्जीबिशन। थिएटर्स में नहीं बल्कि टेंट्स में, यानी कि ओपन एयर फिल्म एग्जीबिशन, जो कि पहले भी इंडिया में हो रहे थे, पर अब इसको इंडियनाइज्ड फॉर्म में सावधादा लेकर आए थे। यहाँ पर पहले टिकट का प्राइस 1 रुपये पर एंट्री हुआ करता था, अब उसकी प्राइस रेंज 4 आने से लेकर 2 रुपये तक हो गई थी। और कुछ ही महीनों बाद साल 1899 में जब सावधादा ने अपनी फिल्म लोगों को दिखाई, तब वो बनी हिंदुस्तान की पहली फिल्म द रेसलर्स, और सावधादा बने फादर ऑफ इंडियन फैक्चुअल फिल्म। अगर आप कहते हैं कि सावधादा ने इंडिया की पहली फिल्म बनाई है, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। पर अगर आप ये कहते हैं कि सावधादा इंडिया के पहले फिल्म मेकर भी हैं, तो शायद आप गलत हैं। क्योंकि साल 1898 में हिंदुस्तान की राजधानी कैलकाटा के अंदर स्टार थिएटर में चल रही थी एक स्टेज परफॉर्मेंस, द फ्लावर ऑफ पर्शिया, और उसके बाद एक ब्रिटिश प्रोफेसर स्टीवनसन ने वहाँ अपनी फिल्म दिखाई। तब वहाँ मौजूद थे एक बंगाली फोटोग्राफर हीरालाल सेन जी, और वहाँ मौजूद बाकी लोग पूरी तरीके से चौंक गए थे इस फिल्म को देखने के बाद। वो लोग फ़र्क ही नहीं कर पा रहे थे जो ट्रेन को वो स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो ट्रेन को वो स्टेशन पर देखते हैं। जिंदगी की हकीकत और सिनेमा के मैजिक के बीच फ़र्क करने में लोग उस समय पूरी तरीके से असक्षम थे। हीरालाल सेन जी ने इस फिल्म को देखने के बाद ये सोचा कि क्या हो अगर मैं भी ये कर पाऊँ, और फिर होना क्या था। उन्होंने प्रोफेसर स्टीवनसन से उन्हीं का कैमरा लिया और फिर उन्हीं की मदद के साथ फ्लावर ऑफ पर्शिया के डांसिंग सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया और बनाई अपनी खुद की फिल्म। और शायद इसी वजह से नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सावधादा और हीरालाल सेन जी दोनों को इंडिया के पहले फिल्म मेकर्स मानते हैं। अपनी पहली फिल्म बनाने के बाद हीरालाल सेन जी ने वो किया जो उस समय करना सबसे ज़रूरी था, न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी, और वो था कैमरा ख़रीदना। पर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने परिवार से हेल्प लेनी पड़ी, और उन्हीं की मदद के साथ उन्होंने 5,000 रुपये में वॉरविक ट्रेडिंग कंपनी से ख़रीदा एक अर्बन बायोस्कोप, सिनेमेटोग्राफ और मोशन पिक्चर कैमरा, ये तीनों सेम चीज़ हैं। इस कैमरे को खरीदने के कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने भाई मोतीलाल सेन के साथ शुरू करी इंडिया की पहली फिल्म कंपनी द रॉयल बायोस्कोप, और साल 1899 में उन्होंने बनाई अपनी अगली फिल्म, जो थी कैलकाटा के कुछ नेचुरल सीन्स और वहाँ के कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स के ऊपर। तब उसी समय पर सावधादा बना रहे थे अपनी दूसरी फिल्म, जो थी सर्कस में चल रहे कुछ बंदरों की ट्रेनिंग। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि जहाँ विदेशी फिल्म मेकर्स एक ही तरीके की फिल्म बनाने में लगे हुए थे, वहाँ हमारे हिंदुस्तानी फिल्म मेकर्स कुछ अलग ही बनाने में लग पड़े। सावधादा को फिल्म बनाने के लिए कभी पहलवान पसंद आ गए तो कभी बंदर, और हीरालाल सेन जी को थिएटर का डांस। फिर शुरुआत हुई नई सदी की, सन 1900। मेजर वॉरविक सेटअप करते हैं मद्रास का पहला सिनेमाघर द इलेक्ट्रिक थिएटर, और उसी साल बॉम्बे के नोवेल्टी सिनेमा में एफवी थानावाला का ग्रैंड कैनेस्ट्रोस्कोप रिलीज करता है उस समय साउथ अफ्रीका में चल रहे बोएर वॉर की न्यूज़ रील फुटेज, जो कि शायद दुनिया की कुछ पहली वॉर फिल्म में से एक थी। अगले साल 1901 कैम्ब्रिज में सीनियर रॉन्गलर बने पहले भारतीय आरपी प्रांजपेय जी जब भारत वापस आए, तब उनके घर वापसी का उत्सव एक तरफ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व था, तो दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स द्वारा उनका सम्मान सत्कार, क्योंकि उन्होंने उस वक्त ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट अटेनेबल इन ब्रिटेन को अटेन किया था, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत ही स्पेशल डिस्टिंक्शन थी, और वो ऐसा करने वाले पहले हिंदुस्तानी थे। इस पूरे इवेंट को सावधादा ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और बनाई हिंदुस्तान की पहली न्यूज़ रील फिल्म। सावधादा ने अपनी अगली और शायद आखिरी फिल्म बनाई सन 1903 में, जब दिल्ली के कॉर्नेशन पार्क या दिल्ली दरबार में एडवर्ड सेवन और अलेक्जेंडर ऑफ डेनमार्क को भारत के ब्रिटिश महाराज और महारानी की उपाधि मिली। इस पूरे इवेंट का न्यूज़ रील रिकॉर्ड किया सावधादा ने, जिसे आज हिस्टोरिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट फिल्म माना जाता है। वहीं कैलकाटा में हीरालाल सेन जी की रॉयल बायोस्कोप कंपनी क्लासिक थिएटर के द्वारा बनाए जाने वाले नाटक जैसे कि सीताराम, है राज, सरला, दो लीला, भ्रमर और ऐसे ही अन्य नाटकों को रिकॉर्ड कर उनकी फिल्म बनाने लगी। मॉडर्न डे सिनेमा में जहां कहानी को फिल्म का सबसे ज़रूरी भाग कहा जाता है, उसकी शुरुआत शायद हीरालाल सेन जी ने ही की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने थिएटर को मिला दिया था सिनेमा से और बनाई थी कुछ कमाल की फिल्में। हीरालाल सेन जी साथ ही साथ अपने अर्बन बायोस्कोप से इम्पोर्टेड अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच फिल्म्स की स्क्रीनिंग भी किया करते थे। अब क्योंकि हीरालाल सेन जी की इकोनॉमिक बैकअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए उनकी ज़्यादातर स्क्रीनिंग्स इंडोर जैसे कि थिएटर्स और बिल्डिंग्स में हुआ करती थी। और 1901 में उनकी कंपनी रॉयल बायोस्कोप ने कमर्शियल थिएटर के साथ compete करते हुए बंगाली नाटकों की फिल्म को दिखाना जारी रखा। पर साल 1902 में एंट्री होती है जमशेदजी फ्रामजी मदन की, एक पारसी
जो बॉम्बे से कलकत्ता गए थे अपने थिएटर की रुचि की वजह से। वो साथ ही साथ एक इम्पोर्टर और बिजनेसमैन भी थे। उनकी फाइनेंशियल बैकिंग भी बहुत ज़्यादा थी और फिर उन्होंने एंट्री करी सिनेमा के बिजनेस में, या फिर यूँ कहें उन्होंने सिनेमा को ही बिजनेस बना दिया था जब उन्होंने फ्रेंच फिल्म एग्जीबिटर सेल्स पर्सन पाथे फ्रेयर से फिल्म इक्विपमेंट्स लिए और बॉम्बे की तरह कलकत्ता के मैदान के अंदर फिल्म स्क्रीनिंग्स रखी और एक ऐसे बिजनेस मॉडल को शुरू किया जो आने वाले 30 साल तक चला। हीरालाल सेन जी अभी तक कमर्शियल थिएटर्स जो इम्पोर्टेड फिल्म ज़्यादा दिखाया करते थे उन्हीं के साथ कम्पीट कर रहे थे और अब उनके कॉम्पिटिशन में आ गए आउटडोर फिल्म एग्जीबिशन भी जो मैदानों में टेंट्स में फिल्म दिखाई किया करते थे। पर लैक ऑफ कैपिटल की वजह से हीरालाल सेन जी को इंडोर स्क्रीनिंग्स पर ही स्टिक करना पड़ा। 1903 में उन्होंने तय किया कि अब वो अपनी खुद की फीचर लेंथ फिल्म बनाएंगे और उन्होंने क्लासिक थिएटर द्वारा की जा रही थिएटर प्रोडक्शन जिसे स्टार थिएटर में होना था। मुख्य कलाकार थे हीरालाल सेन जी के खुद के मित्र अमरेंद्र नाथ दत्ता और कुसुम कुमारी। नाटक का नाम था अली बाबा और 40 चोर। उन्होंने इस पूरे नाटक को अपने बायोस्कोप से रिकॉर्ड करके इसको एक फिल्म में तब्दील किया जिससे उस वक्त लोगों के बीच बहुत सराहना मिली। हीरालाल सेन जी इस फिल्म से फिल्म मेकिंग को एक अलग लेवल पर ले गए थे। जहां बाकी सभी फिल्म मेकर्स वन एंगल फिक्स फोटोग्राफी किया करते थे, वहीं हीरालाल सेन जी अपनी फिल्म में लेकर आए थे ट्रिक फोटोग्राफी, क्लोजअप्स, पैनिंग्स, टिल्ट्स। बंगाल के एक क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म मेकर मृणाल सेन एक इंटरव्यू में बताते हैं, मैं एक आर्किविस्ट नहीं हूँ, ना ही ये मेरा काम है, इसलिए मैं ये तो नहीं बता सकता कि कलकत्ता में पहली फिल्म किसने बनाई, कब बनाई, पर कलकत्ता होने पर मुझे ज़रूर गर्व महसूस होता है क्योंकि कोई इस बात को गलत नहीं ठहरा सकता कि दुनिया के एडवर्ड पॉटर की द ग्रेट ट्रेन रॉबरी देखने से पहले ही हीरालाल सेन जी अपनी फीचर लेंथ फिल्म बना चुके थे। तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हीरालाल सेन जी की पॉकेट भली उतनी हैवी ना हो और उनकी इंटेलिजेंस बहुत हैवी थी। अली बाबा और 40 चोर की लेंथ आज तक किसी को नहीं पता। कुछ फिल्म हिस्टोरियंस उसे 22 मिनट लंबा बताते हैं तो कुछ लोग उसे उससे भी ज़्यादा लंबा होने का दावा रखते हैं और साथ ही साथ ये दावा करते हैं कि ये इंडिया की पहली फीचर लेंथ फिल्म थी। पर अफसोस हमारे पास कोई तरीका नहीं है इन बातों की पुष्टि करने का। जल्दी हीरालाल सेन जी ने अपनी फिल्म्स में जो कि ज़्यादातर थिएटर की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी उनमें अपने खुद के रिकॉर्ड किए हुए सीन्स को भी ऐड करना शुरू कर दिया और इस चीज़ को कॉमन पीपल के बीच में बहुत पॉपुलैरिटी मिलने लगी। साथ ही साथ कुछ पावरफुल लोग भी उनको अटेंशन देने लगे, जैसे कि राजा राजेंद्र मलिक, जिन्होंने फेमस मार्बल पैलेस में फिल्म एग्जीबिशन के लिए रॉयल बायोस्कोप को बुलाया और कुछ सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए डलहाउजी इंस्टीट्यूट में उनके शो किए। पर कहीं ना कहीं सेन अब तक थिएटर फिल्म मेकिंग से थक चुके थे और वो इससे कुछ अलग करना चाहते थे और उनको ये मौका तब मिला जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक प्लान अप्रूव किया जिसके तहत बंगाल के वेस्टर्न पार्ट जहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी और ईस्टर्न पार्ट जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी उसको डिवाइड किया जाना था। इस पार्टीशन प्लान को लेकर लोगों के बीच और लीडर्स के बीच बहुत गुस्सा था। वो इसको पूरी तरीके से बाइकआउट कर रहे थे और 16 अक्टूबर 1905 में उन्होंने एक एंटी पार्टीशन स्ट्राइक किया। कहीं लोग रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज अमार सोनार बांग्ला गाते नजर आए तो कहीं हिंदू और मुस्लिम भाई एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता की ताकत अंग्रेजों को दिखाते हुए लोगों की रैली नंगे पांव गंगा तक वंदे मातरम गाते गाते गई और हीरालाल सेन जी ने वहीं ट्रेजरी बिल्डिंग के टॉप पर अपना कैमरा प्लेस कर दिया और इस पूरी रैली को, जो कि करीब करीब 2 मील की थी, रिकॉर्ड किया। कैमरा प्लेसमेंट को भी उन दिनों किसी ने सबसे पहले समझा था तो वो शायद हीरालाल सेन जी ही थे, क्योंकि अपनी इसी कैमरा प्लेसमेंट की वजह से वो फिल्म कर पाए इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को, जो कि उस वक्त प्रोटेस्टर्स को एड्रेस कर रहे थे। और सेन की ये फिल्म बनी इंडिया की पहली पॉलिटिकल फिल्म, द बंगाल पार्टीशन फिल्म। उसी साल सेन ने सबको ये भी बता दिया कि फिल्म को केवल आर्ट और एंटरटेनमेंट की तरह नहीं बल्कि प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब उन्होंने एडवर्ड्स एंटी मलेरिया टॉनिक और जबा कुसुम हेयर ऑयल की एड फिल्म्स बनाई, क्योंकि सेट्स बनाने का कॉन्सेप्ट तब तक नहीं आया था, इसलिए उन्होंने हुगली रिवर के पास आलीशान महलों के सामने इन फिल्म्स को रिकॉर्ड किया। ये साल सेन के करियर का पीक टाइम था, पर कलकत्ता का सिनेमा सीन अब बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया था। फिल्म एग्जीबिशंस के लिए मैदान और टेंट्स को मिडिल और पुअर क्लास से ज़्यादा सपोर्ट और अट्रैक्शन मिलने लगी, क्योंकि अब तक ज़्यादा रिच और एजुकेटेड क्लास के लोग ही सिनेमा ऑडियंस हुआ करते थे। सेन खुद अली बाबा और 40 चोर से पहले तक अपनी ज़्यादातर स्क्रीनिंग उन्हीं के लिए किया करते थे। साथ ही साथ फिल्म एग्जीबिशन में फॉरेन फिल्म मेकर्स भी बहुत स्ट्रांग हो गए थे। फिल्म एग्जीबिशन के सबसे बड़े प्लेयर JF मदन ने तो अब फिल्म प्रोडक्शन भी चालू कर दिया था। जब हीरालाल सेन जी अपनी पॉलिटिकल फिल्म बना रहे थे, उसी वक्त JF मदन ने प्रोड्यूस की ज्योतिष सरकार की फिल्म द ग्रेट बंगाल पार्टीशन, यानी कि सेम ईयर सेम इवेंट और 2 राइवल्स की सेम फिल्म, हीरालाल सेन और JF मदन।
साल 1906 तक आते आते जेएफ मदन की मदन एल्फिंसन फिल्म कंपनी ने पूरे इंडियन फिल्म मार्केट में अपनी मोनोपोली बना ली थी और अगले ही साल 1907 में उन्होंने कलकत्ता में बनाया एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस, इंडिया का पहला सिनेमा चेन, जिसके आने वाले सालों में 35 से भी ज़्यादा थिएटर्स हो गए थे पूरे भारत में। इसी साल पाथे प्लेयर्स ने अपना ऑफिस सेटअप किया इंडिया में और उन्हीं को देखकर बाकी विदेशी फिल्मकारों ने भी इंडिया में अपने पैर जमाने चालू कर दिए। एंट्री होती है एक और फिल्म मैग्नेट की, अब्दुल अली यूसुफ अली, जिन्होंने अपनी शुरुआत की थी एज अ टेंट शोमैन और पूरी दुनिया में ट्रैवल सिनेमा दिखाने के बाद 1908 में वो पहुंच जाते हैं भारत। 1903 में जो काम सावदादा ने करके अपने फिल्म करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनाई थी, 1911 में वही काम करके हीरालाल सेन जी ने अपने करियर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनाई। जब दिल्ली दरबार में नए ब्रिटिश महाराज के स्वागत सत्कार का उत्सव चल रहा था, उस वक्त हीरालाल सेन जी वहां अपने बायोस्कोप के साथ इसको रिकॉर्ड कर रहे थे और कुछ ही समय बाद ये फिल्म रिलीज हुई, जिसे सेन की फिल्मोग्राफी की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म्स माना जाता है। पर साल 1912 तक आते आते हीरालाल सेन जी का करियर डाउनफॉल पे जाने लगा। इसी साल 1912 में आरजी टोरने, जिन्हें हम दादा साहेब टोरने के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने साथियों जैसे एनजी चित्रे, पीआर तिपनेस और रामाराव कीर्तिकार के साथ मिलकर बनाई श्री पांडलिप, जिसकी रील लेंथ थी करीब 8000 फीट। इस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म लगभग 1 से सवा घंटे की रही होगी और उसी वजह से बहुत सारे फिल्म हिस्टोरियंस इसे ही इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म मानते हैं। पर अली बाबा और 40 चोर की तरह इस फिल्म को भी फुल लेंथ फीचर फिल्म का टाइटल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये एक थिएटर प्ले की रिकॉर्डिंग थी। ऐसी डिबेट्स को जस्टिफाई करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स की कमी नहीं है, पर हमारे लिए एक फिल्म बस एक फिल्म है। 1910 के बाद जब मदन थिएटर्स ने खुद को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करना चालू कर दिया था, उस वक्त फिल्म थिएटर्स के बीच राइवलरी कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी, ये तो उस समय के अखबारों में भरे हुए फिल्म एडवर्टाइजमेंट से अंदाज़ा लगाया जा सकता था। और 1912 में हिंदुस्तान में ड्रामा जॉनर के बाद एक नया ट्रेंड चालू हुआ, वो था कॉमेडी। अमेरिकन इंडियन सिनेमा, गेटी थिएटर और अलेक्जेंडर थिएटर एक के बाद एक कॉमेडी फिल्म्स को स्क्रीन कर रहे थे, जो कि सभी विदेशी फिल्में हुआ करती थी, पर हिंदुस्तान के लोग इसे बहुत पसंद कर रहे थे। बेशक अब इंडिया में सिनेमा सीन बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल हो चुका था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क सभी देशों की फिल्म मेकिंग कंपनीज इंडियन फिल्म मार्केट में अपने शेयर के लिए लड़ रहे थे, पर किसी को भनक भी नहीं थी कि इंडियन सिनेमा में अब किसकी एंट्री होने वाली है।